अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, एनालाइज टू पॉसिबल एडवांटेजेस टू डीएल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज अ बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड। अच्छा जी, ये 8 मार्क्स क्वेश्चन है। इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो आपका 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर आपके एप्लीकेशन एंड 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस। ठीक हो गया। नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नॉलेज आपकी नॉलेज को वो बताता है, आपने जो पॉइंट ऊपर आइडेंटिफाई करना है, जो आपसे वो पूछ रहे हैं 2 पॉसिबल एडवांटेजेस। तो जब आप 2 पॉसिबल एडवांटेजेस को बताओगे तो आपके नॉलेज के 2 नंबर यही से पूरे हो जाएंगे। फिर आपने उन बिल्कुल। एडवांटेजेस को बिजनेस के ऊपर अप्लाई करके बताना है। तो आपके एप्लीकेशन के जो पॉइंट्स है वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे। और फिर आपने इसका फ्यूचर इम्पैक्ट बताना है बिजनेस के ऊपर, एज अ बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड। तो आपके 4 नंबर एनालिसिस के हो जाएंगे। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? डिसीजन पावर्स अपने पास ही रखना, ठीक है। और यही है मेन। डिसीजन मेकिंग खुद करता है ऑनर, सीईओ जो भी है, मतलब हायर हायर मैनेजमेंट के पास डिसीजन पावर। सही हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमने पीछे ये उन्होंने बताया था कि गैब्रियल जो है वो चाहता है कि सारी जो डिसीजन पावर है वो उसके पास ही रहे, कंट्रोल उसके पास ही मेंटेन रहे। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरा बिजनेस जो है वो एक हेड ऑफिस से या एक हेड क्वार्टर से, या जो ओनर है वो उसको ऑपरेट कर रहा है, ना कि अलग अलग जो उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई है या आउटलेट्स बनाए हैं वहाँ पे डिसीजन डिपार्ट। मेकिंग अलग अलग हो रही है। ठीक है। इसके पॉसिबल 2 एडवांटेजेस क्या हो सकती है? पहला फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्या पॉइंट होगा? फास्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक हो गया, फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्योंकि वो अपने इनफिनिटिव है ब्रांड में वो मेंटेन रख सकते हैं वो बस। इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ हुआ और आगे कर भी रहा है, तो हर एक अलग अलग डिसीजन करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। और कोई पॉइंट? और गैब्रियल आगे ही एक्सपर्ट है। एक एडवांटेज हो गया, इसके अलावा? दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है कि फास्ट बेटर डिसीजन मेकिंग। तो यही हो गया ना। हाँ, फास्ट बेटर तो एक ही हो गया, और इसके अलावा सेंट्रलाइज ये हो सकता है बेटर मैनेजमेंट। सही हो गया। यस। अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। अली, आप साथ में हो? अली भाई? अली कॉल में है तो है, लेकिन पता एक्टिव नहीं लग रहा। मौसम में वैसे ये एक पॉइंट हो सकता है कि जैसे ये अलग अलग करें डीएलएक्स ब्रांड इमेज, मतलब इसके जो लग्जरी ब्रांड है राइट। जी। तो अगर वो मैं अपनी सेंट्रलाइजेशन कर लेगा, उससे ये हो सकता है कि जो उसकी इमेज है वो फ्यूचर में लाइक मेंटेन रह सकती है। कोई उसको आके लाइक उसके लेगेसी या जो भी है इस तरह ब्रांड इमेज दूसरा मैनेजर आके उसको वर्सन नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप इसको मतलब आगे फर्दर कर सकते हो तो मुझे किसी तरीके से बता सकते हो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे लाइक कितने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आ रहे आगे से ना इसको लाइक एप्लीकेशन में करने के लिए। ठीक हो गया। अब हम लोग ना पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग से, फिर हम लोग इस पे आते हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग आपका नॉलेज का पॉइंट कवर करता है। अब आपने बताना है कि ये बिजनेस के ऊपर अप्लाई कैसे होगा। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एज द बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, तो बिजनेस के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, और जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो आपका वाइडन होता जाएगा, टॉल होता जाएगा, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में, पहुंचाने में डिलेज आ सकती है। तो जब सारी चीज़ें सेंट्रलाइज होगी तो वो मिलकर एक डिसीजन क्विक होगा, फास्ट होगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से
जो आपकी मिस्टेक्स है, एरर्स है या कॉस्ट है वो कम हो सकती है, कटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन फ्यूचर वो कम हो सकती है, which can eventually lead to economies of scale, allowing business to easily expand its market by offering better prices। ठीक है, ये लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो वो उस प्रॉफिट को यूज़ कर सकता है दोबारा से री इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो एक्सपेंड करना चाह रहा है, मज़ीद आउटलेट्स खोलना चाह रहा है, तो वहाँ पे वो उसको फाइनेंस को अपने यूज़ कर सकता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट था बेटर मैनेजमेंट। अब ये ज़िदान वाला पॉइंट आ जाएगा इधर कि थोड़ा-सा क्या कह रहे थे आप ज़िदान? मोहसिन भाई मैं कह रहा था कि देखो जैसे एक लग्जरी ब्रांड है ना जो डीएल है, तो अगर वो अपने आप को सर्टिफिकेशन रखती है तो ये है कि आगे जाकर ना जो अपनी ब्रांड इमेज है जो उन लोगों ने शुरू से लेके क्या गया उसको लोग बरकरार लाइक मेंटेन वगैरह रख सकते हैं। कोई और आके उसको खराब नहीं कर सकता, कि लेगेसी पे लाइक वर्सन नहीं कर सकते हैं। सही, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इसको हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि बेटर यार मैनेजमेंट। देखो, जैसे बेटर मैनेजमेंट में ये भी आ सकता है। जी, हेलो। हाँ जी, बेटर मैनेजमेंट में मतलब हम इसको आगे फर्दर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि वो एक्सपेंड कर रहा है तो हर शॉप का अपना मैनेजर होगा, और अगर सारों के पास अपने डिसीजन होंगे तो हर कोई गलत गलत डिसीजन, मतलब हर कोई अपनी मर्जी से डिसीजन लेगा, वो ये बिजनेस को ये भी नुकसान सही है। पहुंचा सकता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हर बिज़नेस होता है, हर बिज़नेस ने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है, एक टारगेट सेट किया होता है। जब वो सेंट्रलाइज़्ड होगी सारी चीज़ें और मैनेजमेंट और हम्म। डिसीजन मेकिंग एक ही तरफ से होगी, तो जो डिसीजन मेकिंग होगी ना वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होगी, ना कि जब अलग-अलग सेंट्रलाइज़ नहीं होगा और अलग-अलग यूनिट अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो अपनी परफ़ॉर्मेंस अच्छी कर सके या अपने जो पर्सनल टास्क है, उसको बेहतर कर सके। इसको फिर हम लोग एनालाइज़ में ज़िदान वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इसकी वज़ह से फ़ायदा ये होगा कि बिज़नेस की जो ब्रांड इमेज है वो सेम मेंटेन रहेगी। ब्रांड इमेज सेम मेंटेन रहेगी तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ेगी, जिससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी और वो उसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली और टू सेल एक्सपेंड देयर इंक्रीज कस्टमर होगी। बेस। ठीक हो गया? बिल्कुल। ठीक है? तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपका जो एप्लीकेशन है ना, आपने उसके अंदर ये बताना है कि ये पॉइंट आपका बिज़नेस के ऊपर अप्लाई कैसे होगा, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने केस स्टडी बहुत अच्छे से स्टडी की हो और आपने वो पॉइंट एग्ज़ैक्टली उस केस स्टडी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। आपने केस स्टडी से बाहर नहीं जाना। केस स्टडी से बाहर जाते जाओगे तो वो आपका आंसर ना टू द पॉइंट मोहसिन नहीं भाई मैं एक रहेगा। बात पूछ देखो मैंने जी, हाँ मोहसिन भाई बात पूछी थी मैंने, अगर मैं एप्लीकेशन में लिख दूं कि जो वो नहीं होते हैं, अगर इन्हें स्प्रेड होगी मैनेजर डिफरेंट मैनेजर्स के पास, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए चीप प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आ सकते, तब इसको एप्लीकेशन में लेके आने के लिए। थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर करके बताओ। मैं कह देखो देखो, अगर ये सेंट्रलाइजेशन नहीं होती है, डिफरेंट मैनेजर्स के पास स्टोर चले जाते हैं उसके, ठीक है ना। अब हर मैनेजर का ये तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेके आए, ताकि उसकी पॉकेट में एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा पैसा आ जाए, ठीक है ना। सही हो गया। तो वो ये कर सकते हैं, वो पीछे जो उसके गुड्स वगैरह नहीं होती है वो लग्जरी के बजाय चीप मतलब ले आए, सस्ते ले आए, आगे से हाँ, उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली वर्सन कर ही देगा वो। हाँ, ये हो सकता है तो कि ये एप्लीकेशन चलेगी वाली। बिल्कुल चलेगी कि बेटर मैनेजमेंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब कंट्रोल एक तरफ होगा ना और दूसरों के पास अथॉरिटी नहीं होगी, तो मटेरियल क्वालिटी वगैरह स्टैंडर्ड जो है वो सेम रहेगा सबका, और वो कोई ऐसी नहीं कर सकते, इसको हम कहेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए नहीं कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते, वो कर सकते, सप्लायर से नहीं डील कर सकते विदाउट आस्किंग या विदाउट अथॉरिटी, तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो सकता है। तो इसको फिर आप एट द एंड उससे लिंक कर सकते हो कि आपकी ब्रांड इमेज और लॉयल्टी वगैरह को मेंटेन रख सकता है। तो पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन दोबारा से।
Analyze two possible limitations to DL of using critical path analysis when planning the production line project. इसमें मुझे पता है कि जो इसके एस्टिमेट्स वगैरह ना सकते इनएक्यूरेट हो सकते हैं। ठीक हो ज़रूरी गया। नहीं कि जैसे उसने एस्टिमेशन लगाई है, उस पे उतरे ऑब्वियसली कई और फैक्टर्स वगैरह भी इसके अंदर प्ले कर सकते हैं, तो वो फिर अगर गेस वगैरह रॉन्ग हो गया या फिर कोई मसला आ गया बीच में, तो वो जो क्रिटिकल पाथ में गया था वो इनवैलिड हो जाएगा इनके फ्यूचर के लिए कह लो आप। ठीक हो गया। रॉन्ग एजम्पशंस हो गई आपकी। और आपका हो गया कि अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये इसकी दो लिमिटेशंस है। अब मैंने रॉन्ग दोनों तरफ एजम्पशंस का ये हो सकता है कि फिर से हम इसको बिजनेस से अगर अप्लाई करें, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था इन्वेस्टमेंट का, कि वो 2.5 जी। मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन अगर उनकी एजम्पशन गलत है, एजम्पशन गलत दो तरीक़ों से हो सकती है, या तो इन एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या इन एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। अगर तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उन्हें अपना बजट उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा, फाइनेंस उसके मुताबिक उन्हें जो है ना वो अरेंज करना पड़ेगा, सारा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके लिए आगे इन फ्यूचर जब उसको प्रोसीड करोगे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं। और हो सकता है जिसकी वजह से इसको इन्हें मज़ीद डिले करना पड़े, क्योंकि हमने ये भी पॉइंट पीछे पढ़ा था, वो चाह रहा था कि इसको 20 हफ्ते के अंदर क्लियर कर सके, ऐसा कुछ था, 20 वीक्स। ठीक है। हाँ, और जैसे एक एग्जांपल भी जो उन्होंने कहा था कि 4 वीक्स फॉर इंस्टॉलेशन, जो उन्होंने कहा था वो भी सिर्फ गेस ही था, वो भी कैसी था। ठीक है। तो वो भी नहीं कर हाँ, सकते बीच बिल्कुल में। सही कह रहे हो। एजम्पशन अब हम हर जगह डाल सकते हैं, या तो आप उसको फाइनेंस में डाल लो या आप उसकी टाइमिंग के अंदर डाल लो। ठीक है। फिर अदर फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मसले मसाइल आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई ना मिले टाइम पे, लेबर ना मिले आपको टाइम पे, जो प्रोडक्ट जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो आपको ना मिले, उसके अंदर डिले आ जाए, डिलीवरीज के अंदर डिले आ जाए, उससे आपका प्रोडक्ट जो है वो डिले हो सकता है, आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। अब इससे कॉस्ट ऐसे बढ़ती है, अगर आपने एक बना लिया ना, एक प्लान आपने बना लिया कि मैं फर्स्ट डेट को ना स्टार्ट करूंगा अपना प्रोजेक्ट और मैं 15 को ख़त्म कर दूंगा, और फर्स्ट को आपने अपने पास एक लेबर हायर कर ली है जो कि आपके पास फर्स्ट से 15 तक है, लेकिन आपका जो रॉ मटेरियल है वो फर्स्ट को नहीं सेकंड को डिलीवर होता है, तो जो फर्स्ट की कॉस्ट है ना वो आपको देनी पड़ जाएगी, और मजीद 15 से वो 16 पे चला जाएगा, तो आपकी जो कॉस्ट है ना वो 2 दिन की आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो ये आप बता सकते हो कि इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। आप इसको लेबर साइड से भी कर सकते हो कि लेबर जो है वो ज़रा, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशन आप ख़राब कर दोगे, सही से नहीं करोगे, तो उनका जो ट्रस्ट इशू है वो ख़राब हो सकता है, कल को वो आपके साथ काम करने के लिए राज़ी ना हो। ये पॉइंट्स भी आप इधर ऐड कर सकते हो। लेबर टर्नओवर बढ़ सकता है। ठीक है। तो आप अपने एनालिसिस को काफ़ी चीज़ों से जॉइन कर सकते हो। एप्लीकेशन आपने बिज़नेस के ऊपर करनी है। अब हमने बिज़नेस के ऊपर अप्लाई किया तो हमने सारे पॉइंट बिज़नेस से उठाए कि बिज़नेस ने 20 हफ्तों का दिया हुआ है, बिज़नेस ने इतने दिन का बताया हुआ है, लेबर का बताया हुआ है, इक्विपमेंट का बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें बिज़नेस ने केस स्टडी के अंदर हमें प्रोवाइड की हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको वही से यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? डायरेक्ट रिस्पॉन्स की तरह, राइट? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े? हाँ जी मौसम भाई, बाकी पूछ लो किसी से आप। अब्दुल्ला है? जी ब्रो, सुन रहा हूँ सुन रहा ओके, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग द डेटा इन टेबल 1 कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट। हूँ। वेरी इजी। ठीक है, कैलकुलेट करो कोई। ये 3 इयर्स, 1 ईयर में 0.5 है, सेकंड ईयर में 0.8 है, 8 है, थर्ड थर्ड ईयर में 1.2 है। 1.2। तो हाँ, 1.2.8 ये 3 सालों में 2.5 आपका कवर हो रहा है, 3 इयर्स, सिंपल। सिंपल हो गया। अब मुझे ये चीज़ नहीं कंफर्म, आगे जाके पता चलेगी कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दो या आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। मेरा से डायरेक्ट तो आंसर मतलब से भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं।
हाँ, डायरेक्ट ये क्लियर है, ये मैंने काफ़ी केस स्टडी वो मार्किंग स्कीम्स में देख लिया है। अगर तो आप वो सॉल्विंग कर लेते हो उसको आपको नंबर मिल जाते हैं अगर आपका आंसर गलत है। अगर तो आपका आंसर सही है और कोई सॉल्विंग नहीं करते तो आपको 3 के 3, 4 के 4 नंबर पूरे मिलेंगे। सही हो गया। सॉल्विंग का यही फ़ायदा है कि अगर आपको पता है तो आपको वो उसका क्या कहते हैं फ़ॉर्मूला का नंबर मिल जाएगा और जितनी आपने सही किया उतने नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, यूजिंग द टेबल डेटा इन टेबल 1 कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट। टेबल 1 आ गया, सिंपल बहुत आसान है। डिस्काउंटिंग फैक्टर हर मल्टीप्लाई कर फिगर को देना है। मल्टीप्लाई करते जाओ। 0.5 into 0.93 ये वन को तो नहीं हमने 0 ईयर को नहीं डालना है। हाँ 1 को करना 0.5 को 0.93 पे करके आपका $465,000 आ जाएगा। 0.8 को 0.86 पे करके 688,000 एंड सो ऑन। और फाइनल फिगर आपकी एनपीवी आती है 1,731,000। सॉल्व करना कि नहीं करना, इतना ज़रूरी नहीं है। 0.5 ठीक है, ये तो into बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप सबको मल्टीप्लाई करो, आपके पास एनपीवी जो है वो आ जाएगी, वो आपने फिर उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर सारों को आई गेस ऐड करना होता है। फिर सारों को ऐड करना पड़ेगा, हम चेक भी कर सकते हैं। हाँ एक दफा देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सारों को ऐड करना होता है। हाँ जी, उसने ऐड किया हुआ है, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक हो गया। वही मौसम में ऐड करके बताया कि वो ये फिगर आ रही है जो 1 मैंने आपको बताया ना 1731 सही हो गया। ट्रिपल। ठीक है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये आपके जो 2 क्वेश्चंस है ना फ्री के नंबर है, इसके अंदर आप गलती करते हो तो वो आपका ही कसूर है, फिर गलती होनी नहीं चाहिए। बस आपके फॉर्मूलाज पक्के होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ पूछ रहा है वो। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आ जाता है evaluate whether DL should go ahead with the proposed production line project। 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का जो फॉर्मेट है तो ये सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AS वाला है। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर टू एनालिसिस एंड 6 मार्क्स फॉर evaluation। अब अमूमन ये होता है कि आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो। डेफिनेशन के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसा टर्म मिल जाता है जो कि आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन इस सिनेरियो में यहाँ पे मुझे कोई ऐसी टर्म मिल नहीं रही, लेकिन स्टिल अगर आप लिखना चाहो तो आपके पास एक प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रोडक्शन लाइन क्या होती है? हेलो, जी जी ब्रो। प्रोडक्शन लाइन किस चीज़ को कहते हैं? मुझे थोड़ा क्लियर आइडिया नहीं है इस पे, वैसे मैं कहूँ वैसे क्या लगता है आपको? प्रोडक्शन लाइन मतलब के रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी के ही मतलब। प्रोडक्शन लाइन बेसिकली ये है कि आइसक्रीम फॉर एग्जांपल बनती है इनके पास, तो आइसक्रीम वो एक प्रोसेस से स्टार्ट होती होगी। पहले वो सारे रॉ मटेरियल्स मिलते होंगे, फिर उसको बिल्कुल। मिलाते होंगे, कोई चीज़ उसके अंदर डालते मैन्युफैक्चरिंग होंगे, फिर से फ्रीज। लेके हर स्टेज। हाँ, तो ये सारा ना एक लाइन वाइज चल रहा होता है, या जिसे आप कह लो चेन वाइज चल रहा होता है। फिर एंड पे जाके हम्म उसकी जो है वो पैकेजिंग होती है, तो वो एक प्रोडक्शन हम्म लाइन है। अब एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन है जो कि 1 मंथ के अंदर 1000 आइसक्रीम बना रही है। वो अगर एक और हम्म प्रोडक्शन लाइन लगा लेगा तो वो मज़ीद प्रोडक्शन अपनी बढ़ा लेंगे। ठीक है? तो वो बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि वो एक प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर स्पेंड करना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी जो आउटपुट वगैरह है वो इंक्रीज़ कर सकें। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने एनालाइज़ करना है या हम्म इवैल्यूएट करना है कि उसको ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए।
ठीक है। अब तो इससे तो पहली बात है एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, नॉलेज। अब 12 मार्क्स क्वेश्चन का बहुत आसान आपका फॉर्मेट है। आपने इसको नॉलेज में हम्म पहले एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। फिर आपने जो हम्म ऊपर का पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, इसके हम्म अंदर आपने सपोर्ट करना है स्टेटमेंट को हम्म कि प्रपोज ये जो प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट है इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं डीएल को। ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आप ये कह सकते हो कि इनकी जो सेल्स है या रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो सकता है। बिल्कुल। और वैसे ही आगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% अबव है, 90 या 95% है, तो रेवेन्यू वैसे ही बढ़ रहा है उनका। हाँ, आप ये लिख सकते हो कि इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 90% है। अगर वो ये एक और चीज़ ऐड करते हैं तो वो 90 से 100 हो सकती है। और 100 का तो मतलब उससे है उनका कि वो बिल्कुल। अपनी 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी। इसको आप इकोनॉमीज इकोनॉमी ऑफ ऑफ स्केल। स्केल भी लिख सकते हो, वो इनके जो है ना अचीव हो जाएगी, जिससे इनकी जो प्रॉफिट लेवल्स है और वो एक और इंक्रीज हो पॉइंट जाएगा। आया, हाँ जी। और एक और ये पॉइंट आया कि ऐसे जैसे मतलब 90% अबव वैसे ही यूटिलाइजेशन है, और कस्टमर वो आगे उनके प्रॉफिट्स और सेल्स भी बढ़ रहे हैं, हम्म, वो अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन के लिए बोनसेस वगैरह देंगे, और उससे भी दोबारा मतलब ज्यादा वो और राजी रहेंगे एम्प्लॉयज। बिल्कुल ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास काफी और ज्यादा एम्प्लॉय पॉइंट्स है। मोटिवेट होगा तो प्रोडक्शन लाइन स्मूथली मैनेज होती रहेगी। बिल्कुल, मोटिवेशन बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो लेबर टर्नओवर है वो कम हो जाएगा। लीन प्रोडक्शन में वो थोड़े बेटर हो जाएंगे। बेहतरीन पॉइंट है ये भी। अच्छा, इसका जिक्र इन्होंने काफी किया था जो फैक्ट्रीज। ये प्रोडक्शन लाइन पे उन्होंने पूरे एप्लीक वो है। हाँ, ये आ गया, सॉरी, प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट। तो डीएल हैज टू फैक्ट्रीज ऑपरेटिंग 24 आवर्स अ डे। इसका मतलब है कि 24 घंटे काम करिए तो इनके पास ऑप्शन नहीं है, तो इन्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम्म मतलब कि ये इसके अंदर यूज कर ही नहीं सकते। जो इनके पास फैक्ट्री अभी ऑपरेट कर रही है उसके अंदर इनके पास ऑप्शन नहीं है, इन्हें एक नया प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी इनके पास 5 प्रोडक्शन लाइंस काम हम्म कर रहे हैं जिसके अंदर 200 वर्कर्स है, और वो 30 मिलियन लीटर ऑफ आइसक्रीम पर ईयर बना रहे हैं। इससे अगर आप चाहो अ, अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए तो आप इसके निकाल सकते हो कि पर प्रोडक्शन यूनिट आपकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है। ये आपकी 6 मिलियन की आ जाएगी। तो आप इसको ये कर सकते हो कि मजीद वो हम्म जो लगाएंगे ना उससे इनकी जो प्रोडक्शन है ना वो 6 मिलियन लीटर से मजीद बढ़ जाएगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज करंटली बिल्कुल 90%, वो चीज़ इंक्रीज हो जाएगी। टू इंक्रीज कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपका पॉइंट नीचे वैल्यूएशन के अंदर भी यूज हो जाएगा। जब आप सारा कंक्लूड करके बताओगे ना कि भाई ये करने की वजह से इनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। गैब्रियल इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्शन लाइंस। एक पॉइंट अब वो यहाँ पे आ गया, इसको हम लिमिटेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि 20 वीक्स के अंदर होगा फॉर द समर सीजन। यार कौन लिमिटेशन सा। में आप नहीं यूज कर सकते जो इसकी इनिशियल कॉस्ट थी यार 2.5 मिलियन डॉलर मसन भाई, वो डीएल के फाइनेंसेस को ड्रेन कर सकती है। बहुत अच्छा उसकी पॉइंट है। आगे जो मतलब जो गेबल की जो सेविंग है आगे वो टाइड अप हुई है। ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए सपोर्ट के अंदर। अब हम लोग जब हम्म नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे ना, हमारा एवेल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा हाउ एवर से, लिमिटेशन से। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे हम्म पहला पॉइंट यही आ गया कि इसकी जो कंप्यूटराइज्ड ये चाह रहा है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
ठीक है? और कॉस्ट के लिए इसे हो यार तो सकता है कुछ इन्हें लोन लेना पड़े, जिससे इनकी गियरिंग रेशियो बढ़ सकती है। ये देखो साथ-साथ एनालिसिस भी हो रहा है इसका, लेकिन ये इवैल्यूएशन का पॉइंट है। बिल्कुल। ठीक हो गया? फिर क्योंकि ये हम्म। कंप्यूटराइज़्ड होगा तो उसके लिए ट्रेनिंग आपको चाहिए होगी वर्कर्स की, ठीक है? फिर उन्होंने बात की थी कि वो चाह रहे हैं कि ये 20 वीक्स के अंदर-अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। अगर ये लेट हो जाता है तो इनकी हो सकता है जो वर्कर्स मेहनत कर रहे थे उनकी मोटिवेशन जो है वो कम हो जाए, मोरल कम हो जाए। क्योंकि वो तो ये चाह रहे थे ना, मोटिवेटेड है कि 20 वीक्स के अंदर-अंदर ये टारगेट अचीव हो जाए। अगर नहीं होता, उस केस में वो वर्कर्स के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। प्रोडक्टिविटी बात के लिए थोड़ी टाइम और फ्रेम एक की और बात है ना, 20 वीक्स उसने तो 20 वीक्स की कॉस्ट वगैरह लगाई होगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी अगर 20 वीक में नहीं होता, और 20 वीक्स शायद में। बस पैसे ना भरे होते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, इनका वर्किंग नहीं कैपिटल खत्म नहीं, हो और जाए, एक और है ना, तब तक कंपटीशन आ जाए। कॉम्पिटिशन आ जाए, हो सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। आउटडेटेड हो जाए। ठीक है? और आप फिर इसको मज़ीद केस स्टडी से लिंक करने के लिए कह सकते हो कि नए जो राइवल फर्म्स आ रही है, क्योंकि उसका एक ज़िक्र हुआ था। हो सकता है वो मज़ीद हाँ बेहतर प्रोडक्शन जो है वो ला रही हो, उनकी प्रोडक्शन लाइन अच्छी हो पहले से, इनसे अच्छी हो, वो मार्केट शेयर पे बिल्कुल। कैप्चर कर ले, क्योंकि मार्केट शेयर इनका कम होता जा रहा है। ठीक है? वही ये पॉइंट है ना, वो अगर 20 वीक्स में नहीं करता, कंपटीशन पहले ही इतना हाई हो रहा है, तो वो इसको कॉस्ट करेगा। वो इसको हाँ कॉस्ट वही मैं। करेगा। ठीक वो है? कॉस्ट, वो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा और उसको कंपटीशन में भी, मार्केट शेयर में भी उसको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बड़ा ब्रांड है, हमारी तो सिर्फ पहले 5 मशीनें चल रही है, अगर हम 6 में 20 वीक से एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे और अगर वो ज्यादा इन्वेस्ट करके उसकी प्रोडक्शन लाइन ज्यादा बढ़ी है हमसे, हम क्या करेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट है। बस डन हो गया फिर तो। ठीक है? तो पॉइंट्स यार आपके पास ये बहुत पॉइंट सारे हैं। कब आता है, टाइम पे क्यों नहीं आता याद? अब मैं आपको एक बहुत आसान हिंट दूँ। आपने अगर केस हम्म। स्टडी अच्छे से पढ़ी है ना, तो उसने जब बात की ना हम्म। प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट की, तो आप सिंपल केस स्टडी जाके एक दफ़ा खोलो और वो जाके आपने हम्म। पैराग्राफ पढ़ लेना है। वहीं पे आपको सारे हम्म। आंसर्स मिल जाएँगे कि वो कैपेसिटी अपनी बढ़ाना चाहता है, फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहता है और कंप्यूटराइज़्ड प्रोडक्शन लाइन में करना चाहता है। वहीं से आपको पॉइंट पता चल गया कि भई उसकी जो लगाने की कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा ट्रेनिंग की कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसे पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए 20 वीक्स की बात हो रही है, तो वो आप लिख सकते हो सारे पॉइंट्स। तो जब आप ये पढ़ लोगे ना, तो आपके लिए पॉइंट्स लिखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसने हम्म। प्रोवाइड की हुई है आपको ऑलरेडी। ठीक है? हम्म। तो हमने ऊपर सारी उसकी सपोर्टिंग पॉइंट जो है उसकी बात कर ली। उसके बाद हमने हम्म। जो इसकी तमाम लिमिटेशंस है, वो बता दी। हाँ जी। फिर हमें ठीक ऐसा है? कंक्लूजन देखना होगा अब आगे। फिर हमारे पास 2 से 3 नंबर रह गए, जिसके अंदर हमने पूरी चीज़ को कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड के अंदर आप ये कह सकते हो कि वो इम्प्लीमेंट करने का उसको ये फ़ायदे हो सकते हैं और ये उसकी नुकसान भी हो सकते इंटरनेट हैं। फाइनेंशियल रिटर्न हाई है, लेकिन और जो कैपेसिटी है वो अपनी लिमिट को रीच कर रही है, लेकिन ये है कि गैब्रियल को अपने वर्क के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी चाहिए, सही हो क्योंकि गया, वो टाइम टाइम जो है ना काफ़ी लिमिटेड सा है, 20 हफ्ते का। डन हो गया फिर वाला तो ठीक हो मौसम गया। भाई। अब आप इसको लिख सकते हो, इन्वेस्टिंग ऑन अ, न्यू प्रोडक्शन लाइन विल हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन बिज़नेस फाइनेंस एस्टिमेटेड
या बेचारे मैथ वालों के साथ तो ज्यादती हो गई है। DLL required. अगर कम्युनिकेशन वाला भी हो सकता है, उसमें वो भी लिख देना इसके अंदर कि उसको अपने कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये था बताने का, आप इवैल्यूएशन के अंदर शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट बता दो कि शॉर्ट टर्म के अंदर नुकसान होगा ज़्यादा, कॉस्ट भी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी होगी और टाइम भी लगेगा। लेकिन आप अगर इस बात को लॉन्ग टर्म में कंसिडर करो ना, तो उनकी एफिशिएंसी के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उनका आउटपुट बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी और जिसकी वजह से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी इन्हें अचीव हो जाएगा। तो इसलिए इवेंचुअली इट्स अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट। ठीक हो गया? बस परफेक्ट हो गया ये तो।